वन पीस इज अ वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर और एडवेंचर में होना चाहिए माउंटेन ड्यू। जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है सो वी विल जस्ट ड्रिंक रसना, और उन्होंने भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है बाय द वे। तो दिल थमा देने वाले एडवेंचर, नई जगहों की नई कहानियां, उन कहानियों में छुपे राज और उनको एक्सप्लोर करने की चाह, यही है अब तक के वन पीस का एसेंस। और स्काइपिया वो आर्क है जो मेरे ख्याल से इस एसेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से कैप्चर करती है। जहां हमारे कैरेक्टर्स को मिलता है आसमान से गिरता हुआ जहाज जो 200 साल पुराना है। उनका लॉग पोस्ट भी आसमान की तरफ ही पॉइंट कर रहा होता है, जिसको रॉबिन इंटरप्रेट करती है कि आसमान में एक आइलैंड है, जिसका उन्हें मैप भी मिलता है। लेकिन तब भी ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि आसमान में सच में एक द्वीप है जहां लोग रहते हैं। वो जाया आइलैंड जाते हैं और इस द्वीप के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उस आइलैंड को सिर्फ एक किस्सा कहानी माना जाता है। एक अविश्वसनीय किस्से कहानी को सुनने से लेकर उसको सच में खोज लेने और वहाँ के इतिहास में अपनी जगह बना लेने तक का ये शानदार सफर प्रोबेबली वन पीस का अब तक सबसे मनोरंजक हिस्सा है। तो स्वागत है आपका उस द्वीप में जो है आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो स्काइपिया, I like Skypiea more than I like Arabasta. I think it is a really well written and better paced arc. I don't know एक hot take है या नहीं, but Skypiea is like Arabasta but बेटर। पर मुझे ऐसा लगता क्यों है उस पर बाद में आएंगे, पहले स्काइपिया के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। तो स्काइपिया पर एक्चुअली जाने से पहले देयर इज जाया आर्क, जो मेरे ख्याल से स्काइपिया के लिए बेस्ट पॉसिबल सेटअप प्रोवाइड करती है। पहले तो आसमान से गिरती शिप, फिर स्काइपिया का मैप और फिर लॉग पोस्ट भी आसमान में बसे द्वीप की ओर ही इशारा कर रहे होते हैं। और यहीं पर हमें जो भी इसका नाम है देखने मिलता है। क्रू के बाकी कैरेक्टर्स के साथ इसका इंटरेक्शन काफी फन टू वॉच था। वन ऑफ द ओनली फ्यू टाइम्स व्हेन वन पीस कॉमेडी एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। इसके बाद वो जाया आइलैंड जाकर स्काइपिया के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मान भी लो वो एग्जिस्ट करता भी है तो भी हाउ द फक डू यू गेट देयर, जहां बढ़िया से उनका मजाक बनाया जाता है, क्योंकि ऐसी चीज है तो बचकानी ही, उसमें कोई विश्वास नहीं रखता है। जिसके लिए बेलामी का क्रू लूफी और जोरो को काफी बुरी तरह से बुली करता है एंड दे डिसाइड टू नॉट फाइट बैक। And I have a few opinions on this. अगर हम बात करें ड्रीम्स एंड नॉट एवरी फाइट इज वर्थ पिकिंग, तो हाँ ये काफी अच्छा एंड वेल रिटन सीन है, जहां वो ऐसे आदमी के मुंह ही नहीं लगना चाहता जो सपनों में विश्वास ही नहीं रखता है और उसके लिए ताकत धन दौलत यही सब कुछ है। बट ये कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट नहीं है। यूजुअली ऑल ऑफ देम आर रियली केयरफ्री और वो छोटी छोटी बात पकड़ के भी लड़ने लग जाते हैं। तो जब बात तुम्हारे आइडियल्स की आती है तब तो तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, आइडियल्स को साइड करते हैं। अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है, तुम्हारे ऊपर बॉटल्स फेंक रहा है और तुमको इंजर कर रहा है, तब तो फाइट बैक करना ही चाहिए। पर चलो इसको भी साइड कर देते हैं और मान लेते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया। अब से ये सिर्फ मीनिंगफुल फाइट्स ही लड़ेंगे, फालतू फाइट्स नहीं लड़ेंगे। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, बट आई रियली डाउट कि ये चीज कंसिस्टेंट रहेगी। इवन स्काइपिया में घुसते ही लूफी इज वेरी ईगर टू फाइट द लॉ एनफोर्समेंट देयर, इवन व्हेन अदर्स आर ट्राइंग टू कूल हिम डाउन। ही पिक्स अप अ फाइट वेरी इंपल्सिवली ऑल द टाइम। द ओनली रीजन दिस सीन एक्सिस्ट्स इज प्रोबेबली टू रेफरेंस द सीन वेयर शैंक्स डजंट फाइट बैक, क्योंकि दूसरों की विल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवन ड्रीम्स को मेटाफोरिकली इनहेरिट करना इस आर्क की एक प्रोमिनेंट थीम है। और तुम इसको थ्रू आउट द आर्क काफी जगह नोटिस कर सकते हो एंड इट इज रियली वेल डन। बट यहाँ स्पेसिफिकली ये वर्क नहीं करता है। वहां से निकलते ही हमें ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का एक बंदा मिलता है जो जाया आर्क की प्रोबेबली सबसे मेमोरेबल एंड इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है, पीपल्स ड्रीम्स हैव नो एंड, which not only is a great quote but it also establishes the core theme of this arc, dreams एंड उनका पास ऑन होना, लोगों के खुद के खत्म हो जाने के बाद भी उन ड्रीम्स का वजूद ना मिटना। तो लूफी आसमान में बसे द्वीप को ढूंढने के अपने बचकाने से सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए उनको एक बर्ड पकड़नी पड़ती है जो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करती है, which was a very weird thing to be introduced, और उसका डिजाइन डोडो जैसा है। अगर ये सीरीज में आगे यूटिलाइज नहीं किया जाता हो तो इट इज जस्ट अ प्लॉट कन्वीनियंस। बस ये ओवरऑल कंटिन्यूटी में थोड़ा सा एड ऑन करता है। जो बेटर पार्ट है वो है मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट और उसका पूर्वज नॉलैंड द लायर की स्टोरी, जो हमें एक फेरी टेल की तरह सुनने मिलती है, जिसमें नॉलैंड ने एक आइलैंड डिस्कवर किया था जिसमें सोने का शहर था। पर जब वो अपने राजा को लेकर वहां पहुंचता है तो वहां पर कोई सोना नहीं था, जिसके बाद उसको झूठा करार देकर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और उसके पूरे ब्लड लाइन पर एक कलंक लग जाता है। क्रिकेट अपने पूर्वज पर लगे इस इल्जाम को क्लियर करने में अपनी जिंदगी डेडिकेट किए हुए है। इवन दो जब वो इसके बारे में बात करता है तो छुपाने की कोशिश करता है, बट समवेयर समहाउ नॉलैंड्स विल गॉट पास्ड ऑन टू हिम। वो रोज समुद्र में डाइव करता है, सोने की तलाश करता है, जहां उसे थोड़ा बहुत सोना और सोने की बनी साउथ बर्ड भी मिलती है। एंड देन देयर इज दिस होल बेलामी सीन अगेन, जो उसका सोना लेकर चला जाता है। बेलामी बीइंग बेलामी, जस्ट अ ग्रीडी बास्टर्ड, जिस पर लूफी एक्चुअली काफी भड़क जाता है और एक ही घूसे में उसको समाप्त कर देता है।
वेरी सेटिस्फाइंग। ही गॉट हम्बल्ड रियली क्विक। और यहाँ पर ये चीज भी एस्टेब्लिश होती है कि ग्रैंड लाइन में तुमको तुम्हारे सिर पर लगे इनाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जितना ज्यादा इनाम होगा तुमको उतना पावरफुल समझा जाएगा। ऑल्दो इतना सिंपल नहीं है, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। फाइनली वो समुद्र की अपस्ट्रीम को राइड करते हैं, जहां तक नेविगेट करने के लिए उन्होंने साउथ बर्ड को पकड़ा था, और पहुंच जाते हैं स्काइपिया, जो हमको एक अलग ही दुनिया दिखलाती है, बादलों में बसा एक अलग ही जहां। और ये है असली जादुई सफर का एहसास, एक कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी जिसके बारे में नॉर्मल लोग तो क्या, इवन ग्रैंड लाइन में रह रहे लोग भी बेयरली जानते हैं। हमें देखने मिलते हैं नए लाइफ फॉर्म्स, नई टेक्नोलॉजी और कंप्लीटली नए लैंडस्केप्स, जिसके साथ एक फ्रेशनेस आती है। कैरेक्टर्स भी इन चीजों को पहली बार देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो, भले वो बादलों में चलने वाली स्कूटी हो या फिर नए फूड एक्सपेरिमेंट्स। एंड आई थिंक ये उस फीलिंग के बहुत क्लोज है जो मुझको लिटिल गार्डन में महसूस हुई थी। द ओनली डिफरेंस इज इट क्रिएट्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी वर्ल्ड एंड इट्स डायनामिक्स, जो कि इसको बहुत एंजॉयबल बनाता है। मैं तो ये तक कहूंगा कि अगर ये एक वेल रिटन स्टोरी ना भी होती, सिर्फ एक साइड स्ट्रोल ही होता, तो भी इसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ फिलर एपिसोड्स वर्थ इट होते। लेकिन ये एक्चुअली काफी वेल रिटन है। हमको स्टार्टिंग से ही कॉन्फ्लिक्ट के क्लूज दे दिए जाते हैं, जहां एक अजीब सा आदमी उनकी शिप पर अटैक कर देता है और एक बुढ़ऊ जो उनकी मदद करता है, जो बाद में हमें जानने मिलता है कि वो दो अलग अलग कम्युनिटीज के वॉरियर्स हैं। और एंटर करते वक्त मांगी गई लिटरली फिरौती, जिसको पे ना करने पर टोटली रिडिकुलस लॉ सिस्टम, विच सीम्स रियली वियर्ड एट फर्स्ट। और फिर हमको जानने भी मिलता है कि यहाँ एक जगह है जहां पर गॉड रहता है, जो कहीं भी किसी भी रूल को ब्रेक करने पर जजमेंट पास कर सकता है, जिसका इनसेन पावर लेवल और सब कुछ देख और सुन पाने की कैपेबिलिटी उस गॉड को काफी बिलीवेबल बनाती है। और वो यहाँ भगवान बन के पूरी डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो कि ऐसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एक पावरफुल बीइंग के एग्जिस्ट करने से काफी इजीली हो सकता है। सो आई मस्ट से दैट दिस वाज रियली वेल प्लेड आउट फॉर दिस सेटिंग। इसके बाद हमारे क्रू को सेपरेट कर दिया जाता है, जिसमें जोरो नामी रॉबिन एंड चॉपर को डिवाइन पनिशमेंट के लिए सैक्रिफिशियल ग्राउंड पर भेज दिया जाता है। एंड मीनवाइल लूफी, सांजी एंड उसॉप एक प्री डिफाइंड ट्रेल को फॉलो करते हैं, जहां उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और यहीं पर उनका सामना होता है गॉड के असाइन किए हुए प्रीस्ट सातोरी से, जिसकी पिटाई में मुझे जितना मजा आया है, हा मैं बता नहीं सकता। He appeared literally untouchable and unbeatable, and he was constantly boasting about his power mantra. He was very annoying, and I mean it in a positive way. जब उसकी धुलाई हुई तो satisfaction महसूस हुआ। एंड ये रिव्यू का पार्ट होना नहीं चाहिए, बट यहाँ भी काफी satisfaction महसूस हुआ। सांजी इन मम्मी मोड। इस एक्शन के साथ साथ अपर यार्ड को एक्सप्लोर किया जाता है, जिसमें हमें दो चीजें जानने मिलती हैं। पहली कि यहाँ शैंडोरियन नाम की एक ट्राइब रहती है और वो इस फेक गॉड के रूल को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी की अपर यार्ड एक्चुअली जाया आइलैंड का ही एक पार्ट है, जो बहुत टाइम पहले आसमान में उछाल दिया गया था बाय एन अपस्ट्रीम। और जो नॉलन की कहानी हमें सिर्फ कहानी लग रही थी, वो धीरे धीरे करके वास्तविकता में कदम रखने लगती है और सारे क्लूज एंड एविडेंसेस सेंस बनाने लगते हैं। स्काइपिया इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ टू गिव बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स टू फिगर इट आउट स्लोली कि ओह अच्छा दैट मेक्स सेंस नाउ, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। सच अ गुड रिटन पीस ऑफ मिस्ट्री एंड इट्स अनरेवलिंग। इसके बाद वही होता है जो अराबास्ता में हुआ था। क्रू स्प्लिट हो जाता है और अलग अलग प्रीस्ट से बैटल्स होती हैं, जो अगेन अच्छी बैटल्स हैं। चॉपर ट्राइज रियली हार्ड, रॉबिन वाज एब्सोल्युटली बैडेस्ट, एंड सांजी एंड उसॉप उनका चिकन फ्राई बन जाता है बाय द ग्रेट कुक लॉर्ड एनेरू, जिसका नाम मैं पहली बार ले रहा हूँ। फॉर sake there is a lot to cover. And Demon Slayer, what the f are you doing? Just kidding, ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली मत समझ लेना। दोनों कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डिजाइन थंडर गॉड राइजिन से इंस्पायर्ड है। एंड आई जस्ट फाउंड आउट देयर इज आल्सो लिटरली अ कैरेक्टर नेम्ड राइजिन इन वन पीस। व्हाट द एनीवेज, हम कहां थे? सो द बैटल्स आर गुड, द नैरेटिव रिमेन्स इंटरेस्टिंग, मजा आता है। ये एक सर्वाइवल गेम की तरह बन जाता है, जहां लोग एक दूसरे को एलिमिनेट कर रहे हैं। एनेरू ने जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ हिज मास्टर गेम प्लान, जहां मिस्टर प्रीस्ट बचे हुए लोगों को एक केज की बाउंड्री में कैद कर लेता है। एंड इट साउंड्स अ लॉट लाइक पबजी नाउ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। इशू यहाँ पर बस मुझे इतना है कि कोई कितना भी फ्राइड चिकन बन गया हो, बट no one dies really, except maybe the characters जिनके बारे में ना कोई जानता है, जिनकी ना किसी को परवाह है, जिनके मरने से किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I think that is the one complaint I will always have with One Piece till the very end. Fast forward, Zoro versus Mr. Iron Priest is essentially the same as Zoro versus Mr. One, जिसमें वो पूरी फाइट में स्ट्रगल करता है और फिर एक मिरेकलस मूव के साथ किस्सा खत्म कर देता है। अराबास्ता से सिमिलैरिटीज पॉइंट आउट करके मैं इसको खराब नहीं बताना चाह रहा हूँ, बल्कि इट इज लाइक एन अपग्रेड एंड बहुत अच्छे से किया हुआ है। जैसा मैं शुरू में कह भी रहा था, इन माय ओपिनियन
ओपिनियन इट इज इवन बेटर देन अराबास्ता। लेकिन अगर सिमिलर पैटर्न्स फॉलो होते रहे, जैसे कि क्रू को सेपरेट कर देना और लूफी को फाइनल बैटल के लिए बचा कर रखना, तो चीजें काफी प्रिडिक्टेबल होने लगेंगी। सो आई जस्ट होप कि वो इस ट्रोप को ओवर यूटिलाइज ना करें। एनरू के पास लाइटिंग पावर्स हैं जो उसको लोगिया टाइप डेविल फ्रूट से मिली हैं, एंड कंबाइंड विद हिज मंत्रा एबिलिटी ही इज प्रीटी मच इनविंसिबल, जिसका डेमोंस्ट्रेशन भी हमें बहुत बढ़िया से दिया जाता है, जहां हमें देखने मिलता है कि एनरू को हरा पाना तो दूर बल्कि हाथ लगाना भी नामुमकिन है। और ये वार्निंग इस आर्क के काइंड ऑफ प्रोटैगनिस्ट वाइपर को दी जाती है, पर वो कुछ सुनना नहीं चाहता है। और ये चीज मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी अनोइंग लगी थी कि भाई सुन ले, प्यार व्यार रचा ले लड़की के साथ, लाइफ सेटल कर, ये क्यों मरना चाहता है। बट टर्न्स आउट ही एक्चुअली हैड अ प्लान एंड गॉट मी बाय सरप्राइज। एनरू को इतना पावरफुल दिखाया गया था कि उसको रोकने के लिए जो इकलौती चीज मेरे दिमाग में आई वो थी सी स्टोन वाला प्रिजन सेल जो अराबास्ता में दिखाया गया था, और मैं सोच रहा था कि वो यहाँ आएगा कैसे, बट दैट इज एक्जैक्टली व्हाट ही यूज्ड टू अटैक एनरू। पर वो फिर भी बच ही जाता है। एंड देन सामने लाया जाता है लूफी को, जो मैं सोच ही रहा था कि बीइंग अ रबर मैन वो इलेक्ट्रिसिटी का नेचुरल एनिमी होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। देयर वाज अ रीजन कि उसको लास्ट के लिए बचाकर रखा गया था, नॉट जस्ट टू रिक्रिएट व्हाट हैपेंड इन अराबास्ता, बट बिकॉज ही रियली वाज द सरप्राइज एंड नेचुरल एनिमी फॉर एनरू। और फिर होती है एनरू की धुलाई। आहा आहा आहा, so satisfying. This arc genuinely has a lot of satisfying moments. एनरू कुछ टाइम के लिए लूफी को शेक ऑफ कर देता है, and then there is नामी की किडनैपिंग and उसॉप and सांजी trying to rescue her, और लूफी का वापस ऊपर पहुंचने का स्ट्रगल, all of which started to feel like an eternity and I would have been very harsh on it. But इसके just बाद आती है इस आर्क की probably best चीज। My favorite thing about this arc is probably the backstory of Norland and Kalgara, एक ट्रैवलर और एक्सप्लोरर जो एक बेल की मिस्टीरियस साउंड के थ्रू एक आइलैंड डिस्कवर करता है, और उस आइलैंड पे रहने वाला ग्रेट वॉरियर कालगारा, जो मिलते तो बिल्कुल एनिमीज की तरह है, लेकिन समय के साथ उनमें जयवीरू से भी गहरी यारी हो जाती है। नॉर्लैंड इस आइलैंड के लोगों को महामारी से बचाता है, उनके आइडियल्स एंड बिलीफ्स क्लैश होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कालगारा धीरे धीरे ही सही लेकिन नॉर्लैंड पर ट्रस्ट डेवलप कर लेता है और अपने अंधविश्वास वाले रिलीजियस बिलीफ्स को एक्सपेंड करता है। समय के साथ उनकी दोस्ती बहुत जेन्युइन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट में बदल जाती है, जहां दे बोथ एंजॉय बीइंग विद ईच अदर। ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें पुश्तों तक दी जाती हैं। कालगारा नॉलैंड को एक पूरा सोने का शहर दिखाता है, जहां एक बड़ी सी सोने की बेल भी होती है, जिसकी आवाज के थ्रू ही नॉलैंड ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया था। और वो बेल वहां के रिलीजियस बिलीफ से भी टाइड है कि उसके थ्रू ही उनके पूर्वजों की स्पिरिट्स इस आइलैंड को ढूंढ पाती हैं। काइंड ऑफ मेटाफोरिक हाउ इट लेड नॉलैंड टू दिस आइलैंड एंड सेव्ड ऑल ऑफ देम फ्रॉम डाइंग। कालगारा और बाकी शैंडोरियंस नॉलैंड के एहसानों को चुकाने के लिए गोल्ड ऑफर करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी दोस्ती में दरार और अनबन के कारण वो ले जा नहीं पाते हैं। लेकिन जाते जाते कालगारा प्रॉमिस करता है कि वो बेल बचाता रहेगा ताकि नॉलैंड इस आइलैंड को वापस से ढूंढ सके। जब तक नॉलैंड वापस आता है, शैंडोरा आसमान में पहुंच चुका होता है और नॉलैंड को ये झूठ बोलने के इल्जाम में कि सोने का शहर एग्जिस्ट करता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सो आफ्टर दिस बैक स्टोरी व्हेन लूफी फाइनली डिलीवर्स द फाइनल ब्लो ऑन एनरू एंड रिंग्स द बेल, इट रियली डिलीवर्स द बेस्ट पॉसिबल मेटाफोरिकल क्लाइमैक्स टू बोथ द स्टोरीज, वेयर द विल ऑफ द legendary warrior Kalgara and Viper of ringing the bell once again is fulfilled, and the sound reaches the land below to Noland's descendant, who is now ensured that the City of Gold exists and the name of his ancestor is finally cleared. The bond shared hundreds of years ago was so strong that it moves people to carry out their wills and fulfill their promises and purpose of ringing the bell to this day. Their friendship, dreams and inherited wills travel across time and space and reach a befitting end as Luffy's shadow appears through the clouds and wraps up even his arc of friendship with Mont Blanc cricket. और हाँ, इससे वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। And that was the video, man. Feels like the second longest video I've ever made. I really loved Skypiea. जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे व्यूज काफी पॉजिटिव थे। मांझे I really enjoyed this arc. पर फिर रैंडमली कुछ क्वेश्चन सर्च करते हुए मुझे पता चला कि लोग इसको स्किप करते हैं। क्यों? Why anyone who loves One Piece will advise someone else in their right mind to skip Skypiea? पहली बात, एक कैनन आर्क को कौन स्किप करता है? दूसरी बात, एक अच्छी आर्क को कौन स्किप करता है? तीसरी बात, भले ही तुम अपने दोस्त को जल्दी जल्दी दिखा के उस पे वन पीस का जादू चढ़ाना चाहते हो, पर उसके लिए तुम उसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस और एंड में हुए इतने इंपॉर्टेंट रिवील से कैसे वंचित छोड़ सकते हो? दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उस चीज को ही मिस आउट कर रहे हो जिसको वन पीस रिप्रेजेंट करता है, अ फन एडवेंचर फुल ऑफ मिस्ट्रीज एंड सरप्राइजेस। और वैसे भी जैसे जैसे वन पीस फाइनल सागा की तरफ मूव कर रहा है, उस रिवील की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और हो भी क्यों ना, इट लिटरली पॉइंट्स टू द लास्ट आइलैंड। सो स्टॉप एडवाइजिंग पीपल टू स्किप स्काइपिया। बाकी वाटर 7 को तुमने काफी हाइप अप कर रखा है, आई एम रियली एक्साइटेड
एक्साइटेड फॉर दैट, लेकिन उससे पहले आई हैव टू कैच अप ऑन सो मेनी सीजनल शोज एंड ऑल्सो ब्लीच, क्योंकि 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क आ रही है और जिंदगी में इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता ब्लीच को कैचअप करने का। तो मैं इस वीडियो के लिए कोई लाइक एम नहीं रख रहा हूं, बट आई विल स्टिल अप्रिशिएट अगर तुम लाइक छोड़ जाओ प्लीज। आर्क्स आई थिंक अब बड़ी हो जाने वाली हैं, तो हम प्रोमिनेंट आर्क्स पर सेपरेट वीडियो बनाने लगेंगे, बट अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो मिलते हैं प्रोबेबली इस मंथ के एंड में विद अ न्यू वन पीस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। Minamino shimawa attake pineapple attama poka poka aho baka